नमस्ते। आखिरकार निफ्टी ने 24,500 के नीचे का बंद दे ही दिया। मंदी करने वालों को काफ़ी मुश्किल हुई, काफ़ी कड़ी फाइट लेनी पड़ी तेज़ी करने वालों से, लेकिन आखिरकार उन्होंने जीत हासिल कर ही ली। इनफैक्ट गुरुवार को ही ऐसा लग रहा था कि निफ्टी 24,500 के नीचे का बंद दे देगा, बिकॉज ऑलमोस्ट 2-2:30 बजे तक बाज़ार 24,350 के आसपास आ गया था निफ्टी। लेकिन लास्ट के आधे एक घंटे में बुल्स ने वन साइड रैली करके शॉर्ट कवरिंग करके एक्सपायरी डे पे 24,600 के ऊपर का बंद दिलाया। लेकिन शुक्रवार को वो सारी रिकवरी वॉश आउट हो गई और निफ्टी ने 24,350 के नीचे का बंद दे दिया। अभी काफ़ी लोगों के मन में ये ख्याल है कि आगे का निफ्टी का रुख, बाज़ार का रुख कैसा रहेगा। क्या ये करेक्शन मंदी जारी रहेगी या क्या रिवर्सल होगा और बाज़ार ऊपर की तरफ दौड़ने लगेगा। मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही एक्सटेंसिवली सारे फैक्टर्स कवर करूँगा जो तेज़ी वाले के हक़ में है और जो मंदी वालों के हक़ में है। वो सारे फैक्टर्स मैं कवर करूँगा। अगर आप इसी वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि वीडियो के अंत तक आपका भी खुद का डिसीजन बन जाएगा कि निफ्टी और शेयर बाज़ार किस तरफ आगे जाने वाला है। इससे पहले कि मैं आपको निफ्टी के डिटेल्स पे ले जाऊं, मैं सिर्फ आपके 2 मिनट चाहता हूं ताकि मैं आपको शेयर बाज़ार के बेसिक्स को रिविज़िट करवा सकूं। क्योंकि होता क्या है कि डेली बाज़ार के प्राइजेस देखने में और बाज़ार के न्यूज़ सुनने में हम इतने मशगूल हो जाते हैं कि कई बार हम बेसिक्स को भूल जाते हैं। तो उनको रिविज़िट करना टाइम टू टाइम ज़रूरी है। तो कोई भी शेयर का प्राइस, कोई भी इंडेक्स का प्राइस क्यों मूव होता है, ऊपर या नीचे की तरफ क्यों जाता है, तो उसका मेन कारण है कि डिमांड और सप्लाई। हर कोई इस बात से एग्री करेगा। तो सबसे बेसिक चीज़ है डिमांड और सप्लाई। अगर डिमांड ज़्यादा है तो शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, अगर सप्लाई ज़्यादा है तो शेयर का प्राइस नीचे जाएगा। और अगर इक्विलिब्रियम है, डिमांड और सप्लाई इक्वल है, तो शेयर का प्राइस वहीं का वहीं रह जाएगा, जो कि बहुत रेयरली होता है। या तो किसी शेयर में डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई रिलेटिवली कम होती है, या किसी में सप्लाई ज़्यादा होती है, डिमांड कम होता है। उस हिसाब से शेयर के प्राइस मूवमेंट्स होते हैं। अब ये डिमांड सप्लाई किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है? तो पहला हो गया न्यूज़ फ्लो। अब जैसे ट्रम्प भाई साहब सुबह सुबह उठ के कुछ ट्वीट दे देंगे, किसी रिपोर्टर को कुछ बाइट दे देंगे, उसकी वजह। और ऐसा भी नहीं है कि निफ्टी काफ़ी टाइम से बहुत तेज़ी से भाग रहा था इसलिए अभी करेक्शन ड्यू है, निफ्टी 22,000 पे पहुंच जाएगा, 21,000 पे पहुंच जाएगा। अगर मैं आपको निफ्टी के रिटर्न्स की बात करूं तो पिछले एक साल में निफ्टी ने 0% रिटर्न्स दिया है। निफ्टी एक साल पहले ट्रेलिंग बेसिस पे जहां पर था, आज की डेट में घूम फिर के वहीं आके खड़ा हो गया। अगर मैं पिछले 3 साल के रिटर्न्स की बात करूं तो निफ्टी ने 11.5% रिटर्न्स दिया है। 5 साल की बात करूं तो निफ्टी ने 17% रिटर्न्स दिया है। और अगर मैं 10 साल की बात करूं तो निफ्टी ने 11.5% रिटर्न्स दिया है। तो निफ्टी ने ऑन एन एवरेज जो उसकी पिछले 40 साल की एवरेज है, तभी निफ्टी नहीं था, बट मैं सेंसेक्स के साथ उसको कोरिलेट कर रहा हूँ, निफ्टी और सेंसेक्स को इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहा हूँ। तो जो निफ्टी और सेंसेक्स की जो कई सालों की एवरेज है, निफ्टी और सेंसेक्स उसी रेंज में उसी टाइप का रिटर्न्स दे रहे हैं पिछले 10 साल में। तो ऐसा भी नहीं हो गया है कि कुछ बहुत बम्पर रिटर्न्स दे दिए निफ्टी ने इसलिए करेक्शन ड्यू है, इसलिए एक बहुत बड़ा डिप आना ड्यू है। तो देखिए, जैसे मैं कह रहा था कि निफ्टी पिछले एक साल में जहाँ पर शुरू हुआ था वहीं आके रुक गया है। एक साल पहले निफ्टी 24,367 पे था और अभी 24,363, ऑलमोस्ट सेम टू सेम पॉइंट, राइट। एक साल में पूरा जिगजैग राइड लेके
वहीं का वहीं घूम के आ गया है, मतलब 0% रिटर्न्स निफ्टी ने दिए हैं पिछले 1 साल में। अब पी रेशियो का एवरेज देखते हैं। पिछले 3 साल में निफ्टी का मीडियन पी क्या है? 22। और आज की डेट में निफ्टी किस पी पे ट्रेड हो रहा है? 21.5। मतलब जो 3 साल का एवरेज पी है उससे भी कम में ट्रेड हो रहा है। अगर मैं हॉरिजॉन बढ़ा के 5 साल में देखूं तो अगेन सेम थिंग कि मीडियन पी है 5 साल में 22.5, लेकिन आज की डेट में निफ्टी 21.5 के पी पे ट्रेड हो रहा है। 10 साल भी कर दूँ तो भी सिमिलर चीज़ आपको देखने मिलेगी कि निफ्टी अपने हिस्टोरिकल एवरेजेस से कम पे ट्रेड हो रहा है। जैसे हिस्टोरिकल 10 साल का पी देखोगे तो ऑलमोस्ट 22.5 या 23 के आसपास है और निफ्टी 21.5 के पी पे ट्रेड हो रहा है। तो पी के हिसाब से और हिस्टोरिकल एवरेजेस के हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो निफ्टी इज़ नॉट ओवरली वैल्यूड, बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड भी नहीं है, फेयरली वैल्यूड से थोड़ा सा नीचे ट्रेड हो रहा है। अब मैं और एक चीज़ बताता हूँ कि देखिए निफ्टी में अभी टाइम वाइज करेक्शन चल रहा है। क्यों? क्योंकि 1 साल पहले निफ्टी जहाँ पर था आज घूम फिर के वहीं पर आके रुक गया है। क्या ये पहली बार हो रहा है? नहीं। आप हिस्टोरिकली देखोगे तो कई बार ऐसा हुआ है कि निफ्टी ने टाइम वाइज करेक्शन दिखाया है और काफ़ी लंबा भी चला है, 16 महीने, 18 महीने, 1 साल। अब जैसे यहाँ पर आप देखें तो एक टाइम वाइज करेक्शन चल रहा था अगस्त 2015 से जनवरी 2017 तक, मतलब ऑलमोस्ट 16 महीने तक निफ्टी टाइम वाइज करेक्शन में था। लेकिन जैसे ही ये टाइम वाइज करेक्शन से बाहर आया, आप देखिए कंसिस्टेंटली रैली दिखी, कंसिस्टेंट एक अच्छी सी रैली देखने मिली। यहाँ पर आने के बाद फिर से निफ्टी एक टाइम वाइज करेक्शन में चला गया। सितंबर 2018 से फरवरी 2020 तक ऑलमोस्ट 1.5 साल का टाइम वाइज करेक्शन में निफ्टी चला गया। उसके बाद तो आप जानते ही हो 2020 में कोविड आ गया था, अचानक से एक बहुत बड़ा करेक्शन देखने मिला, लेकिन वो सस्टेन नहीं किया, तुरंत रिकवरी आई। देखो यहाँ से निफ्टी भागा, यहाँ तक आया, फिर देखोगे तो फिर से टाइम वाइज करेक्शन स्टार्ट हुआ। अक्टूबर 2021 से टाइम वाइज करेक्शन स्टार्ट हुआ, जो कि मई 2023 तक टाइम वाइज करेक्शन जारी रहा। अगेन 1.5 साल के आसपास का टाइम वाइज करेक्शन रहा। यहाँ से फिर 18,500 से निफ्टी भागा, वो भागते भागते 26,000 तक चला गया। अब अपन देख रहे हैं कि फिर से टाइम वाइज करेक्शन पे आया है और इसको टाइम वाइज करेक्शन में आए जुलाई से आया है, मतलब ऑलमोस्ट 13 महीने हुए हैं। हिस्टोरिकल ट्रेंड्स के हिसाब से देखें तो हो सकता है कि ये जो अभी टाइम वाइज करेक्शन चल रहा है वो 2-3 महीना और चल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 महीने और चल जाए। लेकिन आप ये बात मत भूलना कि जब भी ये टाइम वाइज करेक्शन एंड होता है तो निफ्टी फिर बहुत एक अच्छी रैली दिखाता है। और ये सेम चार्ट आपको बाकी सब में भी दिख जाएगा। सेंसेक्स का भी सिमिलर चार्ट दिखेगा, मिड कैप, स्मॉल कैप, उनका भी सिमिलर चार्ट दिखेगा। तो मैं हर एक का दिखा नहीं रहा हूँ बिकॉज ये एक ओवरऑल मार्केट का रिफ्लेक्शन है, इसलिए मैं निफ्टी पे फोकस कर रहा हूँ। लेकिन ये सेम चीज़ बाकी ग्राफ्स में भी आपको दिखेगी। तो इससे ये समझने मिल रहा है कि शेयर बाज़ार में अगले 3 महीने 6 महीने में एक सिक्लिकल बुल रन फिर से स्टार्ट होने के पूरी तरह से माहौल बनते जा रहा है। तो इस चीज़ को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए बिकॉज हम लोग पिछले ऑलमोस्ट 10 साल का हिस्टोरिकल ट्रेंड देख के उसके बेसिस पे बात कर रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर जो ध्यान में रखने लायक है, तो आप देखोगे कि 2017 की जनवरी से निफ्टी 200 डीएमए के ऊपर गया और फिर कंसिस्टेंटली उसके ऊपर ही रहा। कभी कभी ऐसा हुआ कि डिप मिला 200 डीएमए के नीचे, लेकिन वहाँ सस्टेन नहीं कर पाया, वहाँ से तुरंत छलांग लगा के ऊपर की तरफ आ गया और एक बार 200 डीएमए की तरफ की डिप मिली, फिर से छलांग लगाई।
ये कोविड का एक बहुत बड़ा करेक्शन आया, लेकिन उसके बाद देखें तो अगेन निफ्टी 200 डीएमए को काफ़ी हद तक रिस्पेक्ट करते रहा है। यहाँ पर जब सेकेंड वेव वगैरह चल रही थी तब फिर से डिप आया था, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, तुरंत उसके ऊपर आ गया। यहाँ पर भी एक डिप उसके नीचे, लेकिन तुरंत ऊपर। यहाँ पर एग्जैक्टली 200 डीएमए के यहाँ रिस्पेक्ट किया। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो साल के शुरुआत में जैन फेब मार्च में 200 डीएमए के नीचे गया, लेकिन आप जानते हो कि जैसे ही उसने अपना करेक्शन पूरा किया 21,800 के आसपास, वहाँ से एक बहुत अच्छा 15-20% का तेज़ उछाल देखने मिला। तो अभी आगे का अगर मैं ग्राफ देखूँ आगे किस तरफ जा रहा है, तो दो सिनारियोस प्ले आउट हो सकते हैं। एक कि निफ्टी 200 डीएमए जो कि आज की डेट में 24,200 के आसपास प्लेस्ड है, वहाँ पर ही सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मुड़ना चालू हो जाए, या फिर बाय चांस कुछ और ख़राब न्यूज़ आने लगे और कुछ और ऐसा मूड माहौल हो और उस 200 डीएमए को ब्रेक कर दे, तो हो सकता है 200-500 पॉइंट निफ्टी में और नीचे गिरावट देखने मिल सकती है, लेकिन वो डिप सस्टेन नहीं कर पाएगी। वो डिप मिलने के बाद तुरंत निफ्टी उछाल मार के ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, जिस तरह से उसका पिछले कई सालों का ट्रेंड बनते आ रहा है। काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल होता है कि अगर ये 200 डीएमए 50 डीएमए इतने इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, तो उसको निफ्टी एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो क्यों नहीं करता, उससे नीचे डिप क्यों दिखा देता है और फिर क्यों बढ़ने लग जाता है। बिकॉज क्या होता है कि शेयर बाज़ार इन द वेरी नियर टर्म दिस इज़ रन बाय ट्रेडर्स। जो F&O में ट्रेड करते हैं उनका सबसे बड़ा से होता है शेयर बाज़ार को कहाँ लेके जाना है उसमें। तो अगर जो बड़े प्लेयर्स हैं जो कि ट्रेडिंग में पैसा कमाना ही उनका मेन ऑब्जेक्टिव है, अगर उनको दिखता है कि 200 डीएमए के पास सपोर्ट के वहाँ जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उन्होंने लॉन्ग पोजीशंस बना ली हैं, तो वो उनको शेक आउट करने के लिए, उनको सिस्टम से बाहर निकालने के लिए, उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर करवाने के लिए निफ्टी को जानबूझ के 200 डीएमए के नीचे घसीट के लेके जाते हैं, ताकि जो भी रिटेल ट्रेडर्स हैं उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए, वो लोग बाहर आ जाए और वो लोग मंदी करने लग जाए, तभी वो बाज़ार को घुमा के तेज़ी की तरफ लेके जाते हैं। तो ये एक कारण है कि जिसकी वजह से कई बार जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो जानबूझ के 200 डीएमए को ब्रेक करवा के एक फॉल्स ब्रेकडाउन का इंडिकेशन दे के लोगों को शॉर्ट्स में फंसा के फिर ऊपर की तरफ खींच के लेके जाते हैं। तो इस बार भी वो हो सकता है, उसके चांसेस हैं, तो आपको उसको भी फैक्टर इन करना पड़ेगा अगर आप ट्रेडिंग पे फोकस करते हो। तो शेयर बाज़ार में जो तेज़ी करना चाह रहे हैं उनके लिए 3 सबसे पॉजिटिव फैक्टर्स क्या हैं। सबसे पहला है कि फंड फ्लोज, कैश फ्लोज, लिक्विडिटी वो बहुत ही बढ़िया चल रही है, बहुत ही अच्छी चल रही है। बिकॉज एवरी मंथ 27-28 हज़ार करोड़ तो SIP के थ्रू आ रहे हैं। उसके अलावा जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनका पैसा आ रहा है, DIIs का पैसा आ रहा है। सो मल्टीपल ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पैसा फ्लो शेयर बाज़ार में कंटिन्यूस जारी है और आगे भी जारी रहने की पूरी विजिबिलिटी है। इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी सारा अपना कैश पाइल करके बैठे हैं और करेक्शंस का इंतज़ार ही कर रहे थे कि कैसे करेक्शन आए और हम वो पैसा शेयर बाज़ार में डिप्लॉय करें। तो ये एक फैक्टर शेयर बाज़ार के लिए बहुत ही पॉजिटिव है और आगे भी इसके जारी रहने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा हाई है। दूसरा फैक्टर है कि वैल्यूएशंस कुछ टाइम पहले तक काफ़ी बड़े हुए थे, काफ़ी हाई थे, लोग अनकंफर्टेबल थे, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस मल्टीपल करेक्शंस और स्पेशली टाइम वाइज करेक्शन को भी अगर आप अकाउंट इन कर लो तो वैल्यूएशंस काफ़ी रीजनेबल हो चुके हैं,
जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस सेक्शन में बताया कि अगर आप पिछले हिस्टोरिकल निफ्टी के पी को देखो तो निफ्टी अपने हिस्टोरिकल पी से नीचे ट्रेड कर रहा है, भले ही थोड़ा सा नीचे, लेकिन हिस्टोरिकल पी से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यूएशंस कंफर्ट भी तेज़ी करने वालों के लिए धीरे धीरे आ रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं नहीं, कुछ सेक्टर देख लो कहाँ उतना वैल्यूएशंस कहाँ इतना ज़्यादा है, कुछ स्टॉक्स देख लो 100 के पी पे ट्रेड हो रहे हैं, 150 के पी पे ट्रेड हो रहे हैं। तो देखिए, किसी भी बाज़ार में हमेशा ऐसे सेक्टर्स, ऐसे स्टॉक्स रहेंगे ही जहाँ पर वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड होंगे, तो वो चीज़ आपको हमेशा मिलेगा। लेकिन ब्रॉडर कंटेक्स्ट में आप देखो कि ब्रॉडर टर्म्स में क्या वैल्यूएशंस इतने ज़्यादा ओवर स्ट्रेच्ड हैं कि मार्केट्स को रिटर्न्स देने के लिए कोई रूम ही नहीं बचा है, तो मेरा जवाब ना है। वैल्यूएशंस धीरे धीरे बिकॉज ऑफ करेक्शन, बिकॉज ऑफ टाइम वाइज करेक्शन काफ़ी रीजनेबल, काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। तीसरा फैक्टर है कि फेस्टिव पीरियड स्टार्ट हो रहा है। रक्षाबंधन आ गया, उसके बाद नवरात्रि आएगी, दशहरा आएगा, दिवाली आएगी, तो ये सारा फेस्टिवल पीरियड है, तो लोगों की शॉपिंग ज़्यादा होंगी, स्पेंडिंग ज़्यादा होगी, तो वो इकोनॉमी में पैसा घूमेगा। दूसरा, इस पीरियड्स में शेयर बाज़ार में भी थोड़ा सेंटीमेंट पॉजिटिव हो जाता है। तो ये 3 मेन कारण है जो तेज़ी करने वालों के लिए उनकी शक्ति या उनकी ताकत बने हुए हैं। जो मंदी करने वाले हैं उनके साथ क्या पॉजिटिव पॉइंट जुड़े हुए हैं जिन पे उनको भरोसा है और उन्हें लगता है कि निफ्टी और शेयर बाज़ार को नीचे की तरफ खींच लेंगे। तो सबसे पहला है कि भाई ट्रम्प टैरिफ्स, इंडिया पे 50% टैरिफ लगा दिया, दूसरे देशों पे भी टैरिफ्स लगा दिया, पूरे ग्लोबल स्पेस में अनसर्टेनिटी फैला दी। तो ये एक फैक्टर है जो उनके पॉजिटिव वे में या उनके फ़ायदे के लिए काम कर रहा है, मंदी करने वालों के लिए। लेकिन एक चीज़ हमें इतना शोर में, हो हल्ला में भूलना नहीं चाहिए कि ये जो टैरिफ्स लगा रहे भी हैं यूएस और ट्रम्प, उसमें उन सेक्टर्स या उन प्रोडक्ट्स को वो एक्सक्लूड कर दे रहे हैं जिनकी वजह से उन पे ज़्यादा बड़ी मार पड़ सकती है यूएस कंज्यूमर्स पे। जैसे कि फार्मा को एक्सक्लूड कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स को एक्सक्लूड कर दिया, ऑयल एंड गैस को, एनर्जी को एक्सक्लूड कर दिया। तो इस चीज़ को भूलना नहीं है कि यूएस जो टैरिफ्स लगा रहा है और जिन चीज़ों को चुपके से एक्सक्लूड कर दे रहा है, तो वो भी गेम उसी तरह प्ले कर रहा है कि जहाँ हमें ज़्यादा मार पड़ सकती है उस पर अभी टैरिफ नहीं लगाएंगे, थोड़ी देर बाद लगाएंगे जब बाकी चीज़ों पे टैरिफ सेटल हो जाए। दूसरा फैक्टर जो इनके फेवर में काम कर रहा है कि ओवरऑल इतना ज़्यादा अनसर्टेनिटी का माहौल है बिकॉज ऑफ ये टैरिफ, और सर्टेनिटी भी नहीं है। चलो 50% लगाना है तो 50% लगाया, लेकिन ये सर्टेनिटी नहीं है कि ये 50% कंटिन्यू रहेगा अगले 4 साल तक। कल उठ के वो बोल देगा कि नहीं मैं बढ़ा के 100% कर रहा हूँ, कभी उठ के वो बोल देगा कि नहीं नहीं मैं कम कर दे रहा हूँ, इंडिया तो बहुत अच्छा देश है, हम 15% कर देंगे, हम 20% कर देंगे। तो कोई भी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के डिसीजंस हो रहे हैं उसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है कि ये कब तक लागू होगा, कब रिट्रेस हो जाएगा, क्या होगा। तो जो भी बिजनेस चलाने वाले लोग हैं पूरे विश्व में, वो इन अनसर्टेनिटी वाले माहौल में कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, कोई भी एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशनल डिसीजन लेने से पहले 10 बार सोचेंगे और घबराएंगे भी कि इतने अनसर्टेनिटी के माहौल में हम क्यों इन्वेस्टमेंट करें, जैसा चल रहा है उसी को अच्छे से मैनेज करने की कोशिश करते हैं। तो इसकी वजह से जो ग्लोबल ग्रोथ पे इम्पैक्ट होगा वो आज की डेट में नहीं होगा, उसको ग्राउंड पे दिखने के लिए अगले 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का वक्त लग जाएगा। लेकिन आज की डेट में जो यूएस और ट्रम्प अनसर्टेनिटीज पैदा कर रहे हैं उसका ग्लोबल ग्रोथ पे असर डेफिनेटली 110% होगा और होगा ही। तो ये दूसरा फैक्टर है जो
मंदी करने वालों के फेवर में काम कर रहा है। तीसरा फैक्टर, और ये एक बहुत ही रियलिस्टिक सिनारियो बनते जा रहा है, बहुत सारे लोग इस गलत फहमी में है कि यूएस ने इंडिया पे 50% टैरिफ लगा दिया तो इंडिया पे बहुत बड़ा असर हो जाएगा, इंडिया पे नेगेटिव असर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा डर मुझे इस बात का नहीं है कि यूएस ने इंडिया पे 50% टैरिफ लगा दिया, क्योंकि हमारा जो इंडियन कंज्यूमर्स हैं और हमारी जो इंडियन खपत है वो इतनी ज़्यादा है कि हम मैनेज कर लेंगे। कुछ सेक्टर्स पे डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा, लेकिन उसको भी मिटिगेट किया जा सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा डर इन टैरिफ्स की वजह से ये है कि अगर यूएस में रिसेशन आ गया, और यूएस आज की डेट में पूरे विश्व में सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो अगर यूएस में रिसेशन आ गया तो वो पूरे विश्व में फैल सकता है। उसकी वजह से जो इंडिया पे मार पड़ सकता है वो काफ़ी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू ये जो 50% टैरिफ उसने इंडिया पे लगाया। तो हमें और मीडिया को इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि ये जो ट्रम्प टैरिफ्स लगा रहा है उसकी वजह से यूएस रिसेशन में ना चला जाए, बिकॉज उसका ज़्यादा इम्पैक्ट होगा इंडिया पे एज़ कम्पेयर टू ये जो 50% टैरिफ्स लगाए। तो ये तीसरा फैक्टर हो गया जो मंदी करने वालों के फेवर में है। अब अगर हम दोनों ही फैक्टर्स को प्ले आउट करें तो जो तेज़ी करने वालों हैं उनके लिए जो फैक्टर्स, उनके लिए जो स्ट्रेंथ्स काम कर रहे हैं वो काफ़ी प्रेडिक्टेबल हैं, उनके प्ले आउट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। जबकि जो मंदी करने वाले हैं वो ट्रम्प और उसके बच्चों जैसी हरकतों पे ज़्यादा उनके स्ट्रेंथ्स डिपेंडेंट है। और एक बात मत भूलिएगा कि ये जो टैरिफ्स होगा उसका सबसे बड़ा असर यूएस के कंज्यूमर्स पे होगा, क्योंकि जो भी कंट्रीज़ एक्सपोर्ट कर रही हैं हो सकता है कुछ परसेंट टैरिफ वो अपने पे एब्जॉर्ब कर ले, लेकिन सारा तो अपने पे एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो वो यूएस कंज्यूमर्स को जो प्राइस हाइक्स होंगे उनके तौर पे पास ऑन कर देंगे। उसकी वजह से यूएस में महंगाई दर बढ़ने लगेगी और यूएस की पब्लिक नाराज़ होने लगेगी, हो हल्ला करने लगेगी। तो जब ये होगा तो ट्रम्प और उसके एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथ पीछे खींचने पड़ेंगे, रिलैक्सेशंस देने पड़ेंगे। और ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इंटरनली यूएस में ही प्रेशर बनने लगा है। यूएस के कोर्ट्स उनके खिलाफ केसेस फाइल हो रहे हैं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कि ये टैरिफ्स लगाना इलीगल है। एक तरफा एक प्रेसिडेंट बिना सोचे समझे ऐसे ही कोई भी टैरिफ्स नहीं लगा सकता। उनके जो रूलिंग पार्टी के इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं कि ये सब टैरिफ्स की वजह से यूएस की इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर होगा। यूएस की जियोपॉलिटिकल जो स्ट्रेंथ है उस पर भी असर होगा, क्योंकि कोई भी देश जो यूएस के साथ काफ़ी उनके अच्छे रिश्ते थे वो भी डरे हुए हैं, वो भी उनका भी भरोसा यूएस के ऊपर उठ रहा है कि पता नहीं कौन सा टैरिफ, कितना परसेंट टैरिफ, क्या हम पे थोप दिया जाए वन साइडेड। तो ये सब कारणों की वजह से यूएस की अपनी साख जा रही है और ये धीरे धीरे ट्रम्प पे उसका प्रेशर बनेगा। तो हो सकता है कि ये जो बेइंतहा बिना सोची समझी हरकतें करे जा रहे हैं उस पे उनको थोड़ा पुल बैक करना पड़ जाए। तो अब तक तो आपका मोस्टली डिसीजन बन गया होगा कि बाज़ार किस रुख पकड़ सकता है और मेरा खुद का किस तरफ इंक्लिनेशन है। लेकिन मैं बता देता हूँ कि मैं लंबी अवधि का निवेशक हूँ और ये जो भी डिप्स आ रहे हैं, जो भी छोटे मोटे करेक्शंस आ रहे हैं, मैं तो इसे बहुत ही एक अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी मानता हूँ कि मुझे काफ़ी सारे स्टॉक्स सस्ते में मिलते जा रहे हैं। और 3 साल 5 साल बाद मैं जब इस दौर को देखूँगा तो मैं बहुत ही प्राउडली इसे देखूँगा कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ पाया और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा निवेश कर पाया। मैं इस वीडियो में स्पेसिफिक
सेक्टर्स और स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा, उसके लिए मैं सब्सिक्वेंट वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं एक हिंट दे देता हूँ कि जो भी सेक्टर्स डोमेस्टिक फेसिंग है उस पे मैं ज़्यादा बुलिश हूँ एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट फेसिंग सेक्टर्स, बिकॉज ये अनसर्टनटीज़ हैं वो एक दो दिन में जाने वाली नहीं है, हो सकता है ये थोड़ा स्ट्रेच हो जाए। इसलिए जो भी कंपनी सेक्टर्स डोमेस्टिक फेसिंग है उस पे मैं ज़्यादा पैसे निवेश करने वाला हूँ। तो चलिए, अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। जय हिंद।